हेलो एवरीवन, राहुल राय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपके लिए मैं MPPV ग्रुप 5 मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है उसके लिए एक दबंग MCQ क्लास लेकर आए। इसमें दबंग कंटेंट होगा, दबंग MCQs होंगे, दबंग पैरामीटर्स होंगे। तो बस बने रहिए मेरे इस वीडियो में आप अंतिम तक। हमेशा पॉजिटिव विचारों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हमेशा पॉजिटिव विचारों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नियरेस्ट, आपके डियरेस्ट, यदि आप कंटिन्यूस परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं और यदि वो आपसे कह रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तो आप समझ जाना कि वो इन्वायरमेंट जो है आपके लिए एक नेगेटिव है। तो आप वहाँ बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही वहाँ से आप अपने आप को क्यूट करिएगा और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जाइएगा, या फिर जहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल, आपके नियरेस्ट, डियरेस्ट और आपका जो कलीग्स हैं वो कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप समझ जाइए आपके लिए वो जो बैकग्राउंड से, वो इन्वायरमेंट से वो सुटेबल है, पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इस पॉजिटिव डेडिकेशन के साथ, इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ और इस पॉजिटिव बैकग्राउंड के साथ हम क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं। ओके, देखिए यहां पे लिखा है द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन of a 40-year-old client with diabetes mellitus is 2.5%. The nurse understands that. देखिए यहाँ पे बोला है बच्चों कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एक 40-year-old क्लाइंट है जिसको ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस है और 2.5% आप देख रहे हैं उसमें। ओके, सो आप क्या समझेंगे? द ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन पेशेंट का 40-year-old पेशेंट से उसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसको साथ में डायबिटीज मेलाइटस है और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिल रही है 2.5%। तो नर्स इसमें क्या समझेंगी? देखिएगा, द क्लाइंट्स कैन हैव अ हायर कैलोरी डाइट्स, या फिर क्लाइंट्स को हायर कैलोरी डाइट की जरूरत है, या फिर आप देखिए द क्लाइंट हैज गुड कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज, या क्लाइंट्स का या पेशेंट्स का या रोगी का उसका डायबिटीज फुल कंट्रोल है क्या, या फिर आप देखिएगा द क्लाइंट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन हर इंसुलिन डोज, या फिर पेशेंट्स के इंसुलिन डोज जो है उसका जो डायबिटिक मेडिकेशन ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, या उसकी ज़रूरत है, या फिर लास्ट कि पेशेंट का जो डायबिटीज मेलाइटस है वो पुअर कंट्रोल है। विच इज़ द राइट आंसर? बताइए, विच वन इज राइट आंसर, विच वन इज करेक्ट? पेशेंट को कैलोरी की ज़रूरत है, या फिर पेशेंट का गुड कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है, या पेशेंट का पुअर कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है, या फिर पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत है? देखिए बच्चों, मैं आपको पहली चीज बता दूं, ग्लाइकोसाइलेटेड मींस, ग्लाइकोसाइलेटेड का मतलब होता है बच्चों HbA1c। HbA1c इट इज एन इन्वेस्टिगेशन, ओके, इट इज एन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वी हैव टू चेक द ब्लड शुगर लेवल। तो इट इंडिकेट, ये जो HbA1c होता है ना बच्चों, ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका प्रीवियस 3 to 4 month ब्लड शुगर लेवल। तो यहां पे मैंने क्लियर किया कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं हम? HbA1c को। HbA1c की अगर हम बात करें बच्चों, तो HbA1c हमेशा इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? आपके जो प्रीवियस, जो बीते हुए 3 से 4 महीने हैं उनके ब्लड शुगर लेवल को। सपोज आपको यदि डायबिटीज मेलाइटस के चांसेस हैं, सस्पेक्टेड केसेस हैं, तो फिर आप पता लगा सकते हैं जो बीते हुए 3 से 4 महीने हैं कि उस समय आपके ब्लड के अंदर शुगर का क्या लेवल रहा होगा। तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट important investigation, that is HbA1c. HbA1c, it indicate the previous 3 to 4 months ब्लड शुगर लेवल को इंडिकेट करने का काम करता है।
तो यहां तक क्लियर है बच्चों। पहली चीज, यदि आप कहते हैं कि पहला होगा तो पहला बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। देखिए कैलोरी, यदि कैलोरी की अगर हम बात करें, पेशेंट को हमने बोला ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस, तो कैलोरी ऑलरेडी पेशेंट को यदि हम देंगे तो उसका क्या होगा, डायबिटीज बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि कैलोरी में क्या होगा, कैलोरी के अंदर में शुगर का लेवल भी हो सकता है। तो आप देखते हैं यदि 1 ग्राम फैट यदि ले रहे हैं, या हम 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो ये 9 किलो कैलोरी देगा। तो यहां तो हम कैलोरी देंगे ही नहीं, फैट भी बढ़ाने का काम करेगा। यदि हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे हम CHO को, तो इसका काम होता है 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करने का। लास्ट यदि हम बात करें 1 ग्राम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, तो प्रोटीन की अगर बात करें बच्चों, तो प्रोटीन भी हमको 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करा। चाहे आप प्रोटीन दें, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट दें, या चाहे आप फैट दें, लेकिन आप ये तीनों यदि दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो ये कैलोरी पेशेंट्स को मिलेगी। और कैलोरी यदि पेशेंट को मिली बच्चों, तो क्या होगा, यहां पर ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड। तो पहला तो हमने क्या किया बच्चों, इसको बाहर कर दिया कि पहला तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं यहां पे इंसुलिन ऑलरेडी है पेशेंट को, डायबिटीज मेलाइटस है, इंसुलिन ले रहा होगा, डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, तो हम इंसुलिन भी नहीं देंगे। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, B and D, which one is the correct answer? तो यहां पे आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखिए, आप यहां पे 3 चीजें याद रखिए, मैं आपको एक इंडिकेट कराता हूं। यहां पे आप लिखिएगा वेल डायबिटीज मेलाइटस, यहां पे लिखिए आप प्री डायबिटीज मेलाइटस, और यहां पे लिखिए आप डायबिटीज मेलाइटस। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, आप याद रखना, डायबिटीज की जब भी बात आए, HbA1c की जब भी बात आती है, 57, 64 और 65 लिखिएगा, 57, 64 एंड 65। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इसमें पॉइंट लगाना, 5.7, 6.4 एंड 6.5। यदि वेल कंट्रोल में आपका डायबिटीज मेलाइटस है, तो आपका रीडिंग होगा यू हैव 5.7। इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज मेलाइटस देन 6.4। यदि लगता है कि प्री डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज होने के चांसेस है, या पहले डायबिटीज रही होगी, तो आपका रीडिंग क्या होगा, 6.4। एंड डायबिटीज मेलाइटस होगा तो आपकी रीडिंग बच्चों देखने को मिलेगी 6.5। नाउ विच वन इज द करेक्ट आंसर? Very good. V is the correct answer. Here you can see everyone, that is 2.5% of glycosylated hemoglobin या HbA1c। तो यहां पर क्या है, आपका गुड कंट्रोल देखने को मिलेगा। Do you understand everyone? Okay. So this one is right answer. The client has good control of her diabetes mellitus. Okay. Next देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक और कंटेंट देखिए, आप लिखा हमने, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड अ डायग्नोसिस ऑफ मिक्सिडेमा इज मेड, व्हिच एक्शन वुड द नर्स प्रिपेयर टू कैरी आउट इनिशियली। देखिए पेशेंट है बच्चों, कहाँ एडमिट किया हमने, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किया। नाम से ही क्लियर है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट हमने इमरजेंसी में एडमिट किया। इमरजेंसी में एडमिट किया तो उसका डायग्नोस क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे मिक्सिडेमा कोमा, मिक्सिडेमा कोमा उसका डायग्नोस रहा। तो आप कौन सा एक्शंस कैरी आउट करेंगे इनिशियली, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डियर नर्स, व्हाट शी विल डू, टेल मी। You have options, only I will give 4 options and tell me which one is the correct option. So here the warm the clients, क्या हम client को warm करेंगे बच्चे, या फिर हम maintain a patent airway, या airway को हम maintain करेंगे, या फिर administer thyroid hormone, या फिर हम करेंगे बच्चों administer fluid replacement. Which one is the correct answer? मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मिक्सिडेमा कोमा है ना बच्चों, ये क्या है, ये एक हाइपरथायरॉयडिज्म का बच्चों क्या है, एक ये कॉम्प्लिकेशन है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से मिक्सिडेमा होता है। आपको मिक्सिडेमा के साथ में बच्चों गोइटर आपको देखने को मिल सकता है, क्रिटिनिज्म आपको देखने को मिलेगा, तो और साथ में एक मिक्सिडेमा भी आपको देखने को मिलता है। अभी बात करें हम, क्रिटिनिज्म जो होता है बच्चों वो होता है किसमें, चिल्ड्रन में होगा। यदि बात करें मिक्सिडेमा तो वो होता है आपका अडल्ट में, और ये गोइटर जिसको आप घेंगा रोग कहते हैं वो किसी को भी हो सकता है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म?
जब T3 और T4 के लेवल में वेरिएशन आता है, दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में बच्चों क्या होता है, पेशेंट्स के जो हैंड्स हैं, बॉडीज हैं, हाथ जो हैंड्स हैं, ये हैंड्स क्या होंगे, हाथ हो जाएंगे अगरबत्ती और पैर हो जाएंगे मोमबत्ती। कितना ही खाएगा पेशेंट्स, लेकिन पेशेंट्स की हेल्थ नहीं बनेगी। हाइपो में अपोजिट होगा, पेशेंट का वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। सो विच वन इज द करेक्ट, बताइए, टेल मी। थायराइड हार्मोन बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी क्या है, HRT दे रहा है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों दे रहे हैं हम, हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। हाइपरथायरॉयडिज्म जब ट्रीट नहीं हुआ तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया मिक्सिडेमा, तो ये तो हम देंगे नहीं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, क्यों कि उसको डिहाइड्रेशन नहीं है पेशेंट को, तो देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड रिप्लेसमेंट्स। अब आपके पास में बॉम्ब द क्लाइंट्स भी नहीं करेंगे। देन सेकंड, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। तो आपको क्या करना होगा, एयरवे को मेंटेन करना होगा, पेटेंट एयरवे करना होगा। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखिएगा, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, यहां पे पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ INC। INC मींस इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यदि आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल वो काउंसिल हमारी नर्सेस की, जहां से हमारा करिकुलम, पूरे रोटेशंस, पूरी डिजाइंस, जितने भी कॉलेज को अफिलिएशन रिकॉग्नाइज्ड हैं कॉलेज, वहां से INC से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, INC से परमिशन मिलती है, INC में रजिस्टर्ड होते हैं। वही आपका सिलेबस, आपका डिजाइन, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग, आपका ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराना है या फिर आपका सेमेस्टर वाइज कराना है। So these are the responsibility of the INC. Just I am asking to you, who is the president of INC? So you have options. First one is Mrs. K.S. भारती होगी क्या, या डॉक्टर आशा शर्मा है क्या, या डॉक्टर T. दिलीप कुमार है, या फिर डॉक्टर सरबजीत कौर। Which one is the correct answer? देखो बच्चों, यदि INC की मैं बात करूं तो INC का फुल फॉर्म यहां पर देखने को मिलेगा आपको, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब बताया मैंने आपको, इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जहां से जितने भी हमारे नर्सिंग कॉलेज इंडिया में रन हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम, ये सब काम होता है हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। मैंने जस्ट आपसे पूछा कि हुज द प्रेसिडेंट, नो। सरबजीत कौर की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये है हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ INC, ये है ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ INC। यदि आप बात करें मिसेस KS भारती, KS भारती जो है बच्चों वो है सेक्रेटरी। और यदि आप बात करें डॉक्टर आशा शर्मा, तो ये है आपकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ INC। एंड यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज C। तो ये है आपके डॉक्टर T. दिलीप कुमार, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ओके, आप कभी कभी पूछते हैं यहाँ पे, ये तो हमने प्रेसिडेंट की बात की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर की बात करें बच्चों, तो आप याद रखिए न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा और INC पर कोई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन और भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपका पूछा जाएगा बच्चों TNAI क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TNAI, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर बच्चों आप लिख सकते हैं, यदि पूछे आपको ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम इसको। यदि इसके हेडक्वार्टर आपको पूछते हैं तो ये भी बच्चों कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में भी यदि पूछा कहां है तो आपको लिखना है यहां पर, ये होगा बच्चों ग्रीन पार्क में, ये है आपका ग्रीन पार्क में। यदि आपसे पूछे इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो आपके पास आंसर क्या होगा बच्चों, 1908। यदि इसके प्रेसिडेंट की अगर आप बात करें, TNAI के प्रेसिडेंट की अगर बात करें बच्चों, तो अभी हाल ही में 2018 में गोवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय एक जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया, वहां इलेक्शन हुआ। तो प्रेसिडेंट अभी करंट यदि पूछते हैं, करंट प्रेसिडेंट्स ऑफ TNAI, तो प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, तो ही इज द पर्सन्स
प्रेसिडेंट्स ऑफ TNAI डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। यहाँ पर 2018 से अभी करंट में प्रेजेंट में प्रेसिडेंट्स हैं हमारे TNAI के। यदि TNAI का फुल फॉर्म पूछे बच्चों तो ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1908। हेडक्वार्टर ऑफ TNAI इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी कहाँ? ग्रीन पार्क। अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, तो आपका आंसर यहां पर डॉक्टर T दिलीप कुमार इज द राइट आंसर। ओके, अब बच्चों यहां पे दूसरा, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव या रजिस्ट्रार ऑफ MPNRC। आप जो आपका मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? आंसर देखिएगा, आंसर मुझे बताइएगा। यू हैव ऑप्शंस, श्रीमती अंगूरी सिंह, डॉक्टर योगेश शर्मा, श्रीमती जेसी फिलिप्स एंड श्रीमती चंद्रकला। विच वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बताइए मुझे। देखिए बच्चे, अंगूरी सिंह हमारी पहले एक्स रजिस्ट्रार रह चुकी हैं, जेसी फिलिप भी रह चुकी हैं और चंद्रकला भी रह चुके हैं, लेकिन अभी करंट की बात करें तो बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर योगेश शर्मा नाउ ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कम रजिस्ट्रार ऑफ MPNRC। MPNRC का फुल फॉर्म की अगर बात करें बच्चों तो इसका MP का मतलब ही आपको पता है कि ये होगा मध्य प्रदेश, N मतलब नर्सेस और R मतलब होगा रजिस्ट्रेशन और C का मतलब होगा बच्चों काउंसिल। यदि आपसे पूछें ये काउंसिल कहाँ है तो आपका आंसर होगा हमारे भोपाल में, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल में MPNRC का ऑफिस है, काउंसिल है। वहाँ पर आपके जितने भी आप एजुकेशन लेंगे MP से तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन रिलीज होगा। तो GNM के बच्चे यहाँ से अपना इनरोलमेंट जनरेट होगा, उनका एवरीथिंग पूरा MPNRC का काम है एग्जाम कंडक्ट कराने का। ओनली GNM स्टूडेंट्स के लिए, BSc के लिए आपका यूनिवर्सिटी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की बात करें तो उसके अभी करंट में है डॉक्टर योगेश शर्मा। यदि इसके जस्ट पहले की बात करें तो बच्चों बहुत ही आपकी सुनीता सिजू, अभी सुनीता सिजू को हाल ही में यहाँ से निष्कासित किया है, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे 90 और 230 मोर देन 230 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस रहे हैं, उसमें उन्होंने परमिशन दे दी थी बिना इंस्पेक्शन के, बिना निरीक्षण के, ना औचक निरीक्षण किया, और जिसके चलते हुए बहुत सारे ऐसे फर्जी कॉलेजेस बंद भी हो गए। उसके बाद में अभी करंट में डॉक्टर योगेश शर्मा को नियुक्त किया गया है और उनको बताया गया है अब वो स्ट्रिक्टली यहाँ से ले रहे हैं। और पहली चीज़ सुनीता सिजू की अगर बात करें तो ये हमीदिया में नर्स रही हैं, लेकिन ये क्वालिफाइड तो थी नर्सिंग प्रोफेशन में, लेकिन ये रजिस्ट्रार के पद के लिए एलिजिबल नहीं थी, जिसके बाद भी इनको रजिस्ट्रार बनाया गया। इसलिए ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ हुई हैं। अभी बस आपको इतना याद रखना है, MPNRC का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। यदि बात करें कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर रजिस्ट्रार तो डॉक्टर योगेश शर्मा होंगे। यदि आपसे पूछे कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है तो आपका आंसर होगा बच्चों भोपाल, ठीक है। तो आपका आंसर डॉक्टर योगेश शर्मा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं क्या, नरोत्तम मिश्रा हैं क्या, तुलसी सिलावट हैं? बताइए मुझे विच वन, या प्रभुराम चौधरी हैं? नहीं बच्चे, नरोत्तम मिश्रा की बात करें यदि आप तो नरोत्तम मिश्रा जो हैं अपने यहाँ पर, अभी नरोत्तम मिश्रा की बच्चों अगर आप बात करेंगे तो नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर, सॉरी लिखा ही नहीं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ बच्चों, यदि नरोत्तम मिश्रा की हम बात करें तो ये अभी हमारे गृह मंत्री हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। यदि आप बात करें तो ये हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। साथ में आपके पास ऑप्शन बच्चा है बच्चों प्रभुराम चौधरी। तो प्रभुराम चौधरी इज द पर्सन ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ हेल्थ रजिस्ट्रार, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। वो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे प्रभुराम चौधरी, जो कि अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। लेकिन आप यदि बात करें बच्चों विश्वास सारंग, तो विश्वास सारंग जो है हमारे, ये है बच्चों मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं।
और यदि आपसे पूछे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, तो आपका आंसर होगा बच्चा क्या, शिवराज सिंह चौहान, जिसको मध्य प्रदेश में मामा के नाम से बुलाते हैं। बहुत फेमस हैं, बहुत योजनाएं लेकर आते हैं गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, ठीक है। आप देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज नोन एज, जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो हमारी नर्सिंग की, जिसको हम जगत जननी माँ भी कह सकते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लाइटिंग विद द लैंप कहा जाता है। इनको इंडिया में और दूसरे नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? डॉक्टर लक्ष्मी राणा, डॉक्टर ज्योति तिवारी, सरोजनी नायडू या अंगूरी सिंह? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। अंगूरी सिंह मैंने बताया आपको एक स्टार रह चुकी है, ज्योति राणा है नहीं है, ज्योति के साथ में ज्योति तिवारी नहीं है, लक्ष्मी राणा नहीं है, एंड सरोजनी नायडू को हम यहाँ पर पूरे हमारे इंडिया के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नोन एज कौन? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड ऑन, कब आपको OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कब स्टार्ट कर देना है? कॉन्ट्रासेप्शन मीन समझते हो आप, फैमिली प्लानिंग मेथड से यही होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव कब स्टार्ट करना है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन करना है, थर्ड डे करना है, या फिर आपको फिफ्थ डे करना है, या फिर आपको सेवंथ डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन करना होगा? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो MC का जो साइकिल होता है ना, वो होता है देखो 28 डेज का, ठीक है। 28 डेज का ये साइकिल होता है। यदि हम बात करें पूरे 1 ईयर के अंदर टोटल 13 साइकिल होते हैं, ठीक है। एक साइकिल होता है 28 डेज का। यदि OCP की बात करें हम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो ये होती हैं 28 टैबलेट्स। आपको देखने को मिल रहे होंगे दो डिफरेंट कलर हैं। एक ये जो कलर है बच्चों ये आयरन की होगी, और जो व्हाइट कलर है ये क्या होगा? ये वाली जो होगी बच्चों आयरन है, और ये जो है बच्चों वो क्या है? हार्मोनल टैबलेट है, हार्मोनल टैबलेट। बताइए ये जो टैबलेट होती है 7 होती है बच्चों, ये होती है 21। तो 7 होंगी आपकी आयरन की टैबलेट और 21 होंगी बच्चों हार्मोनल टैबलेट, टोटल मिला के होती है 28। अब आपको यदि बेबी के बीच में गैप रखना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करना है, या फिर टेम्परेरी मेथड्स यूज़ करना है, सो दिस इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सो यू कैन यूज़। सो आपको कब स्टार्ट करना है? या आप MC के फर्स्ट डे यूज करेंगे, फिफ्थ डे यूज करेंगे, सेवंथ डे यूज करेंगे, या फिर थर्ड डे? विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों यहाँ पर फिफ्थ डे बिल्कुल नहीं करेंगे, सेवंथ डे भी नहीं करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से आपको स्टार्ट करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका MC स्टार्ट हो चुका है, तो उसी के फर्स्ट 24 आवर्स में आपको यहाँ पर जो पिल्स विदिन 24 आवर्स आपको क्या करना है? ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेबी से हायर रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया और साइलेंट किलर? देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा है सबसे ज्यादा रिस्क हाइपोथर्मिया में, हाइपोथर्मिया किसकी वजह से होगा? सबसे ज्यादा रिस्क किसकी वजह से होगी? हाइपोथर्मिया, या फिर हाइपोथर्मिया जो है जिसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होगा? किस कारण सबसे ज्यादा हाइपोथर्मिया हो सकता है? किस में देखने को ज्यादा मिलेगा? बेबी विथ एनी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, या फिर लो बर्थ वेट बेबी, या फिर हम कहेंगे बच्चों हेल्थी बेबी, या फिर आप कहेंगे 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड? बताइए। देखिए पहली चीज इनने बोला बेबी, यहां पर बोला बच्चों बेबी, जिसको सबसे ज्यादा रिस्क है हाइपोथर्मिया होने की या साइलेंट किलर डिसीज की। देखिए बच्चों हाइपोथर्मिया और निमोनिया से मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिस्क मिलेगी बच्चों हमको हाइपोथर्मिया होने की, इनमें से कौन से ऐसे पैरामीटर से वो मिलेगी? हेल्थी बेबी को तो कुछ होगा ही नहीं, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड को कुछ नहीं होगा, साथ में बच्चे को कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है तो भी नहीं होगा। ओनली यू हैव वन ऑप्शन दैट इज बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों LPW की बात करूं तो हमने बोला इसको लो बर्थ वेट, यदि बच्चे का वेट यदि आपका 2.5 kg से कम है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या फिर
डिलीवरी के पश्चात और बाद में आफ्टर द डिलीवरी लेस देन 2.5 kg यदि आपका वेट है तो फिर आपको सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपको हाइपोथर्मिया होगा। हाइपोथर्मिया को ही हम बोलते हैं साइलेंट किलर। अब यदि हाइपोथर्मिया को बच्चों यहाँ पे यदि आपको ट्रीट करना है हाइपोथर्मिया को, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, बॉमर में रखा जाता है और साथ में इन बच्चों को KMC दी जाती है। KMC मीन्स कंगारू मदर केयर भी दी जाती है। कंगारू मदर केयर से बच्चों क्या होगा, हाइपोथर्मिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी हैव टू कंट्रोल द हाइपोथर्मिया बाय KMC, कंगारू मदर केयर। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको बॉमर में रखा जाता है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। सो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा, तो आई विल डिलीवर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आप ये जो कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बच्चों कि किसी उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन की कोचिंग नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। नॉन अटेंडिंग के पढ़े हुए बच्चे होते हैं, काम के साथ में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको एक ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिल पाता है, एक टीचिंग वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000 10,000 की नौकरी करते हैं। आपकी वजह से वो बच्चे गवर्नमेंट को क्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कोई से भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, साथ में ऑर्डर भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको वाकई में इसका नीड है। और ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट कंटेंट और पैरामीटर्स लेकर आऊँगा जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। देखिए बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन नॉलेज है तो आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ आपका नॉलेज होगा बच्चों। ये आपसे कोई कभी नहीं छुड़ा सकता है। आपके पास में यदि आपका नॉलेज है तो आप 2 वक्त की रोटी कहीं पर भी किसी भी समय कभी भी खा सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को नॉलेज अपडेट करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।